जी वो पायल जी का घर यही है। हाँ यही है। आप लोगों ने जो फ़ोन के लिए एप्लीकेशन किया था वो पास हो गया है, हम फ़ोन लगाने आए हैं। क्या हुआ भाभी, कौन है? वो फोन वाला आया है। फोन वाला? हाँ, वो फोन के बिल के लिए झगड़ा हो रहा था ना, तो पायल अपने कमरे में अलग से फोन लगा रही है। पायल अपने कमरे में अलग से फोन लगा रही है? हाँ, यही तो मैं सोच रही हूँ, कितनी मुश्किल से हम लोग एक हो गए थे, अब फिर से झगड़ा होगा। पायल ने अगर अपने कमरे में फोन लगाया ना, तो दादी माँ और बाबूजी को बहुत बुरा लगेगा, फिर बात बढ़ेगी। जाने दीजिए ना भाभी, वो छोटी है ना, हमें अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए। उसी की खुशी में हमारी खुशी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। पायल, पायल, जी भाभी। पायल, जी। वो फोन वाला आया है। तुमने अपने कमरे के लिए फोन अप्लाई किया था ना, वो पास हो गया है। अच्छा। अरे भाई, आप हमारा मुंह क्या देख रही है? जाइए ना ऊपर, जाइए ऊपर जाके राइट वाला कमरा। सुनो भैया, आप राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला कमरा। जी लेफ्ट वाला कमरा। हाँ भाभी, ये फोन मैं बाबूजी के कमरे में लगाना चाहती हूँ। फोन बाबूजी के कमरे में? तुमने तो अपने लिए अप्लाई किया था। फोन के बिल की वजह से झगड़े हो रहे थे और तुम्हारा बिजनेस भी नहीं ठीक हो रहा था, इसलिए तुमने फोन लगाने के लिए सोची थी। भाभी, तब की बात और थी और आज की बात और है। हम लोगों ने तय किया था ना कि मिलजुल कर रहेंगे, एडजस्ट करके जिंदगी निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग अपना वादा भूल गए, इसलिए झगड़े शुरू हो गए। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि अब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपना बिजनेस ही छोड़ना पड़े। पागल होगी क्या? हम दोनों हैं ना, हम घर संभाल लेंगे। तुम तुम्हारे बिजनेस पे कंसंट्रेट करो। नहीं भाभी, अच्छा नहीं लगता। घर की दो बहुएं घर का काम संभाले और मैं अकेली बिजनेस करूं। अरे, अभी तो तूने कहा था कि हम सब मिलकर एडजस्ट करेंगे, सब संभाल लेंगे, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? अगर ज्यादा काम हुआ ना घर का, तो तीनों मिलकर एक नौकरानी रख लेंगे। हाँ, नौकरानी रख लेंगे और उसे तनख्वाह मैं दे दिया करूंगी। पायल, तुम फिर से गलत बात कर रही हो। भाभी, मैंने तो अच्छाई के लिए कहा था। यह अच्छा नहीं है, फिर दिलों में फर्क आ जाएगा, मेरी तेरी वाली बात आ जाएगी। तुम सिर्फ बिजनेस करोगी और हम दोनों घर का काम संभालेंगी, बस इसके आगे कुछ मत बोलना। ठीक है बाबा, जैसी आप लोगों की मर्जी। भाभी, मैंने बाबूजी के कमरे में फोन लगाकर अच्छा किया ना। बेचारों को बार बार फोन के लिए नीचे आना पड़ता है। उनके कमरे में फोन लग जाएगा तो उन्हें आसानी हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएंगे, है ना? लेकिन भाभी, फोन का बिल मैं भरूंगी। तुम फिर वही बात कर रही हो, क्या हम लोग मिलजुल कर बिल नहीं भर सकते? भाभी, मैं कमा रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ और आप लोगों की कोई आमदनी नहीं है, इसलिए बिल मैं ही भरूंगी। नहीं पाए, हम मिलजुल कर भरेंगे। नहीं, मैंने कह दिया ना, ये बिल मैं ही भरूंगी। भाभी, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं आज बिजनेस कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ और आप लोगों के पास कुछ नहीं है। कल जब आप लोग लायक हो जाएंगे तो आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लेना। भाभी, अब हम लोगों को सिर्फ यही सोचना है कि हमारे पति बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। हमें उन्हें हिम्मत देनी है, उनकी मदद करनी है, तभी कुछ होगा। हाँ पायल, तुम ठीक कह रही हो। बेटी, तुमने ये क्या किया? फोन तुमने मेरे कमरे में क्यों लगा दिया? बाबूजी, आपको फ़ोन अटेंड करने के लिए बार बार नीचे आना पड़ता है, इसलिए सोचा मैंने कि ये फ़ोन आप ही के कमरे में लगा दूं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो और सहूलियत भी रहे। बेटी, बिजनेस तुम करती हो, फोन की जरूरत तुम्हें है। तुमने तो अपने लिए अप्लाई किया था ना? हाँ बाबूजी, किया तो था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो भी किया बिल्कुल गलत किया। बाबूजी, एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि ये दूसरी लाइन आ गई। दो दो फ़ोन रहेंगे तो सहूलियत रहेगी, कभी एक फ़ोन ख़राब हो गया तो दूसरा फ़ोन काम में आएगा, है ना? लेकिन बाबूजी, इन दोनों फ़ोनों का बिल मैं भरूंगी। नहीं बेटी, तुम अकेले पर इतना सारा बोझ। इसमें बोझ की क्या बात है? देखिए, मैंने दोनों भाभीयों से बात कर ली है, घर की कमाई का भी कोई जरिया नहीं है। जब तक घर में पैसे आने शुरू नहीं हो जाते, प्लीज़ मुझे इस फ़ोन का बिल भरने दीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रहा हूं। मैंने सोचा था अब हम में एकता कभी नहीं आएगी, ये घर कभी एक नहीं हो पाएगा, लेकिन अरुण के हादसे ने हम सबको एक कर दिया। हाँ बाबूजी, घर वाले बहुत खुश हैं। पता है बेटा,
जब अरुण जेल में गया था तो मैंने ऊपर वाले से शिकायत की थी, सारी मुसीबतें वो हम पर ही क्यों डाल रहा है। मेरा तो ऊपर वाले से विश्वास ही उठने लगा था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि ऊपर वाला अगर कुछ बुरा भी करता है तो उसके पीछे अच्छाई छुपाई होती है। मुझे क्या पता था कि ऊपर वाले ने हम सबको एक करने के लिए अरुण को जेल में भेजा था। बाबूजी, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो हम सबको हमेशा खुश रखे। मेरी भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। तुम तीनों बहुओं का एक होना बहुत जरूरी है। बाबूजी, हम तीनों ने फैसला कर लिया है कि आज के बाद कोई झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। मैं बहुत खुश हूं बेटी, बहुत खुश हूं। बस मेरी तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जिंदगी भर तीनों बहुएं हंसती खेलती रहें। हेलो। हाँ रोहित, आकाश से बात कर सकती हूँ? हाँ, एक मिनट। आकाश, क्या शीतल हुआ? का फोन। हाँ शीतल बोलो। तुमने इतने दिनों से फोन नहीं किया शीतल। मैंने कई बार तुम्हारे घर पर फोन किया था। आकाश, मैं क्या करती, अंकल मुझ पे कड़ी निगाह रखे हुए हैं। आज वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं तो मौका देके मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। देखो आकाश, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अंकल ने मेरी शादी तय कर दी है और वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए परसों शगुन लेके आ रहे हैं। आकाश प्लीज, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ठीक है शीतल, मैं कुछ करता हूँ। कब करोगे? जब बात पक्की हो जाएगी, जब मेरी शादी हो जाएगी तब करोगे? अब शीतल मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं कुछ नहीं जानती आकाश। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ और फिर तुम्हें फोन करूँगा। ओके? देखो आकाश, जो भी करना है जल्दी करना, वरना अंकल आ जाएंगे। ओके। रोहित, शीतल के अंकल उसकी शादी जबरदस्ती कहीं करवाना चाह रहे हैं और लड़के वाले परसों शगुन लेकर आ रहे हैं। अब वो चाहती है कि उससे पहले मैं कोई फैसला करूं, वरना वो मर जाएगी। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अरे क्या बात है? सुमित भैया, शीतल शादी कर रही है, लड़के वाले शगुन लेकर उसके घर जा रहे हैं। वो कहती है कि अगर बात पक्की हो गई तो वो इनकार नहीं कर पाएगी और खुदकुशी कर लेगी। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। उसका चाचा बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी और शीतल की शादी के लिए राजी होगा। उसका चाचा कोई यमदूत है, तुम्हें खा जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा। सुमित भैया, अगर आकाश की और शीतल की शादी करानी है तो हमें उसके चाचा को राजी करना होगा। लेकिन उसका चाचा किसी भी हालत में राजी नहीं होगा। उसकी और बाबूजी की बहुत पुरानी दुश्मनी है। बाबूजी से सख्त नफरत करता है वो। अगर हम बाबूजी को मना लें और शीतल के अंकल से बाबूजी की दोस्ती करा दें तो मामला ठीक हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है बाबूजी मान जाएंगे? अरे बिल्कुल, आकाश की खुशी के लिए बाबूजी बिल्कुल मान जाएंगे। तुमने ठीक सोचा है बेटे। मैं आकाश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे करना क्या होगा? बाबूजी, पिछले दिनों आकाश की शादी को लेकर घर में बहुत बड़ा बखेड़ा पैदा हो गया था। घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे आपस में सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऊपर वाले ने हमें फिर मिला दिया है। ये सब इसलिए हुआ कि आकाश शीतल से प्यार करता है और हमने आकाश के प्यार को कामयाब करने के लिए सिमरन का रिश्ता तोड़वा दिया। इसके बावजूद भी अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम कह तो ठीक रहे हो बेटे, लेकिन किया क्या जाए? बाबूजी, आप तो जानते हैं कि शीतल के चाचा के साथ आपकी दुश्मनी है और वो इस दुश्मनी को शीतल और आकाश के रिश्ते पर उतारना चाहता है। बाबूजी, 2 दिनों के अंदर शीतल को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और कहीं वो रिश्ता पक्का हो गया ना तो ना आकाश जिंदा रहेगा और ना शीतल। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं वो लोग, बेवकूफ हैं। अपनी दुश्मनी के लिए शीतल की बलि चढ़ा रहे हैं। मैं कभी अपनी दुश्मनी अपने बच्चों पर नहीं थोपूंगा। ये तो आप कहते हैं, वो नहीं चाहता कि आकाश और शीतल की शादी हो। तो तुम मुझे कहो क्या करना है? हमने ये सोचा है कि वो पहल नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, आकाश की खुशी के लिए आपको ही कोई कदम उठाना होगा। लेकिन क्या कदम उठाऊं? बाबूजी, आपको शीतल के चाचा से मिलना होगा। क्यों? बाबूजी, पुराने गिले शिकवे दूर करके सिर्फ आकाश के लिए शीतल का हाथ मांगिए उससे। बस इतनी सी बात है? मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे पता है वो मानेगा नहीं। बड़ा कमीना इंसान है। बाबूजी, आप कोशिश करके तो देखिए, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर
हम सब मिलकर फैसला करेंगे। कोई बात नहीं बेटे, मैं कल ही उसके चाचा से मिलता हूं। हाँ ठीक है। हाँ 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 मैं महेश जी हैं? हाँ है ना। अच्छा, और क्या? हाँ ठीक है, हाँ मैं आऊँगा। ओके। हाँ एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओहो, विशंबरनाथ दीवान, बहुत सालों बाद हमारा आमना सामना हुआ है। काफी बदल गए हो, बाल भी सफेद हो गए और उम्र ने चेहरे पर बुढ़ापे के लकीरें भी खींच ली हैं। लगता है जिंदगी में बहुत परेशानियां उठाई है तुमने। नहीं, मैं कुछ अलग समझ रहा था। तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, 4 बेटों ने बिजनेस संभाल रखा है। खैर एक तो मर गया, अब 3 बेटों ने बिजनेस संभालने की पूरी कोशिश की है, मगर क्या करें, किस्मत के साथ कोई लड़ थोड़ी सकता है। सिर्फ तुम ही बोले जाओगे या मेरी भी सुनोगे? हाँ हाँ सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई विशंबरनाथ। लेकिन मैं तो फटीचा छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। न जाने जिंदगी में विशंबरनाथ से कितनी बार मात खा चुका हूँ, लेकिन किस्मत में देखो आज मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। मैंने और मेरे भाई ने क्या कुछ नहीं किया, और आज पूरे शहर में मेरा नाम है। जानता हूं तुमने बहुत तरक्की कर ली, बहुत नाम कमा लिया है तुमने, मुझे खुशी है। खुशी? और तुम्हें? मैं तो इस बात को मान ही नहीं सकता। याद है तुमने मुझे और मेरे भाई को एक एक रोटी के लिए मोहताज कर रखा था। मैंने कितने हाथ पैर नहीं मारे, मगर हर जगह दीवान फैमिली छाई रही। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि आज मैं कहां खड़ा हूं और तुम कहां हो। जानता हूं ये सब वक्त की हेरा फेरी है, कभी किस्मत साथ देती है, कभी साथ छोड़ देती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूं और ना ही मेरे बेटों ने हिम्मत हारी है। जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह हर दुख के बाद सुख आता है। हम हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारी जिंदगी में सवेरा आएगा और जरूर आएगा। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कि तुम दोबारा हाथ पैर मारकर कुछ ना कुछ कर ही लोगे, लेकिन कैसे करोगे? बाजार में तो तुम्हें फाइनेंस देने के लिए कोई राजी नहीं है। कोई फाइनेंस नहीं करता तो ना करे, लेकिन अगर मैं अपनी जिद पर आ गया तो मैं अपना बंगला बेच दूंगा और अपने बेटों से कहूंगा कि जाओ जाकर बिजनेस शुरू करो। मैं जानता हूं जो लोग आज हमारे सामने उंगली उठा रहे हैं, हमारे नाम से चिढ़ते हैं, वही लोग कल फाइनेंस के लिए हमारे सामने लाइन में खड़े हो जाएंगे। हाँ लेकिन कब नौमन तेल होगा और कब राधा नचेगी? विशंबरनाथ दीवान, ये सब होगा कब? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आज वक्त तुम्हारे हाथ में है, लेकिन वक्त मुट्ठी से कब फिसल जाता है उसका पता भी नहीं चलता। जब इंसान का वक्त अच्छा हो ना, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी औकात को भूलना नहीं चाहिए। मेरी औकात को तुम मुझे बताओगे? मैं क्या था और आज क्या हूं वो मैंने खुद कह दिया है। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो अपने औकात को बताने से डरते हैं। जो कुछ भी मैं आज हूं उस पर मुझे नाज है, समझे? घमंडी लोगों का सर हमेशा नीचा हो जाता है। मैं पुरानी दुश्मनी को बढ़ावा देने नहीं आया हूं, बल्कि इस दुश्मनी को खत्म करने आया हूं। दुश्मनी खत्म करने आए हो? मगर कैसे? मैं दुश्मनी को खत्म करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मैं गलत था। आई एम सॉरी। मैं माफी चाहता हूं। आज इस पुरानी दुश्मनी को भूलकर गले मिल जाओ और इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दो। रिश्तेदारी? अब मैं समझा कि यहां विशंबरनाथ दीवान नहीं आया, बल्कि एक दादा आया है अपने पोते की सिफारिश लेकर। क्यों? ठीक कहा तुमने। मैं आकाश का रिश्ता लेकर आया हूं, लेकिन सोचने की बात है कि मैं अपने पोते के लिए यहां तक चलकर तुम्हारे पास आया, लेकिन तुम्हें अपनी भतीजी की खुशी का ख्याल नहीं है। हाँ मुझे उसका पूरा ख्याल है। कोई अच्छे से अच्छा लड़का देखकर मैं उसकी शादी जरूर करवाऊंगा, मगर तुम्हारे पोते से हरगिज नहीं करूंगा। ऐसा कर कर तुम 2 जिंदगियां बर्बाद कर दोगे। वो दोनों मर जाएंगे। ये तो सब कहने की बातें हैं। शादी के बाद थोड़े ही दिनों में वो एक दूसरे को भूल जाएंगे।
जाओ अपने पोते के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढो, अपने बराबर के लोगों में। अपने से ऊंचे लोगों में रिश्ता मांगते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई विशंबरनाथ दीवान? अब तो तुम फटीचर हो चुके हो। शायद तुम भूल रहे हो, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ओ, तो तुम हाथी हो और वो भी 1.25 लाख के। लेकिन मैं लाख का सौदा नहीं करता हूं, मैं करोड़ों का सौदा करता हूं मिस्टर दीवान। अब तुम यहां से चले जा सकते हो। देखो, मैं अपने पोते की खुशी के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, माफी मांगता हूं। तुम जो सजा देनी हो मुझे दो, लेकिन मेरे पोते की खुशी मत छीनो। विशंबरनाथ दीवान, अपनी इज्जत मत गवाओ, चले जाओ यहां से। मेरे पोते की जिंदगी का ख्याल करो। शीतल और उसकी शादी हो जाने दो। तुम चले जाओ यहां से, वरना नौकर के हाथों बाहर निकल दूंगा। तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी बेटी को मैंने अपने घर की बहू नहीं बनाई तो मेरा नाम विशंबरनाथ दीवान नहीं। चले जाओ यहां से।